आज के शो में। वैक्सीन की किल्लत क्यों हुई, जमीनी हकायक बेनकाब। सूबे और वफाकी इकाइयों को वैक्सीन फराहमी के लिए इंतजामात पर उठते सवालात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, आज बड़ा अहम सवाल हम उठाएंगे वैक्सीनेशन के हवाले से। वैसे ही बहुत से लोग हेजिटेंस थे, यानी वो लगवाएं या ना लगवाएं सोच रहे थे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और बहुत कुछ ऐसे में हुकूमत की तरफ से बहुत से अहम ऐलानात हो गए, बहुत सी सजाएं जैसे सिम ब्लॉक हो जाएगी, तनख्वाह रुक जाएगी, इस तरह की चीज़ें सामने आई। हमने देखा कि इस ड्राइव के अंदर यकदम इजाफा हुआ, लोगों की लाइन लगना शुरू हुई, वैक्सीनेशन सेंटर्स भरना शुरू हुए। जब ये सब अमल हो रहा था उस वक्त हमने देखा कि किल्लत पैदा हो गई और किल्लत पूरे मुल्क में पैदा हो गई। कुछ हमने प्लान जो एनडीएमए से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हासिल किए, उसके मुताबिक एक तो लॉन्ग टर्म प्लान है जो एनडीएमए ने हमसे शेयर किया कि तकरीबन 13 मिलियन डोजेज हैं फाइजर वैक्सीन की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय द ईयर एंड, यानी 2021 के इख्तिताम तक तकरीबन 13 मिलियन वैक्सीन फाइजर वैक्सीन की जो है पाकिस्तान को मिलेंगी। उसकी भी पहली जो खेप है वो जुलाई अगस्त तक आएगी। स्पुतनिक की तकरीबन 10 मिलियन वैक्सीन की बात हमने सुनी कि ये आएगी। और शॉर्ट टर्म प्लान के हवाले से, क्योंकि इस हफ्ते हमने देखा कि बेहतरी आना शुरू हुई वैक्सीन अवेलेबिलिटी में, बाज़ शहरों में और मास वैक्सीन सेंटर्स में हमने देखा कि मंडे से वैक्सीन मिलना शुरू हो गई। लेकिन सवाल अपनी जगह है कि इस बेकायदगी बदइंतजामी का जिम्मेदार आखिर है कौन, जिसकी वजह से वैक्सीन मुल्क में मिलना बंद हो गई और लोगों को जिन्हें सेकंड डोज लगवानी थी वो सेकंड डोज मुयसर नहीं थी, और जो बड़ी मुश्किल से जहन बना के गए थे उनका फिर जहन इस वक्त बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इससे पूरा अमल जो रुक गया, इस अमल का जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। शॉर्ट टर्म में उन्होंने बताया कि तकरीबन 15,50,000 डोजेज जो 20 जून को आई इस वक्त, इसके अलावा तकरीबन 2.5 मिलियन डोजेज उन्होंने कहा जी कि आज यानी 22 जून को, और तकरीबन 23 से 30 जून के दरमियान ये बताया गया कि तकरीबन 20 लाख से 30 लाख यानी 2 मिलियन से 3 मिलियन की डोजेस जो है इस पर हैं आ जाएंगी इस महीने के आखिर तक। तो ये किल्लत फिलहाल तो दूर हो जाएगी। जो अब तक वैक्सीनेशन हुई है, जो लास्ट ईयर की है एनसीओसी ने, वो 12.9 मिलियन क्यूमुलेटिव वैक्सीन डोजेस हैं जो अब तक लग चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैसर वही साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं। डॉक्टर रफीक खनानी अच्छी स्टूडियोज़ में, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रफीक खनानी साहब बड़े एक्सपर्ट हैं कोविड के और तमाम अहम मामलों पर गहरी नजर रखते हैं। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी साथ मौजूद हैं। मैं पहले डॉक्टर रफीक खनानी साहब पूछना चाहूँगा, इज इट मिसमैनेजमेंट एट द फेडरल लेवल और एट द प्रोविंशियल लेवल, ये आप इसको किस तरह देखते हैं, ये आखिर क्यों हुआ और इसको किस तरह सद्देबाब क्या है इसका? खनानी साहब जी देखें, जो वैक्सीनेशन का जो अमल है कोविड के हवाले से, ये पूरी दुनिया में एक नया फिनोमेना डेवलप हुआ है और पूरी दुनिया में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही कम से कम कलील वक्त में जो है इतने ज़्यादा लोगों को, यानी अरबों की तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन करनी है। पाकिस्तान के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि हम जो है वो इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। और डेफिनेटली चूँकि वैक्सीन हेजिटेंसी का भी मसला था, उसके अलावा कुछ लॉजिस्टिक मसाइल थे जिसमें हमारे साथी जो है वो ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकेंगे, कि जिसकी की वजह से जो है वो वैक्सीन की सप्लाई के लिए पाकिस्तान ने ऑर्डर्स बड़े लेट प्लेस किए और पूरी दुनिया में एक्चुअली थोड़ी बहुत शॉर्टेज तो चल ही रही है। तो अब उसके जो पीछे लॉजिस्टिक अवामिल हैं वो तो मैं ज़्यादा नहीं जानता। लॉजिस्टिक अवामिल से मैं आप समझना चाह रहा हूँ, लॉजिस्टिक की फ्रीजिंग कैपेसिटी नहीं है या रखने का इंतज़ाम सही नहीं है, या हम ऑर्डर प्रोक्योरमेंट के लिए हमारे पास प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर, क्या मतलब है लॉजिस्टिक? ये कैसर वहीद साहब जो है ना, इनका डोमेन है। अच्छा, इनका डोमेन। मेरा डोमेन जो है वो टेक्निकल उसके हवाले से है, तो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। फिर कैसर साहब आप प्लीज़ अगर बताना चाहें ये क्या लॉजिस्टिक मसाइल इसमें आ गए? देखिए, बुनियादी जैसे डॉक्टर रफीक खनानी साहब ने बताया कि हमने प्रीएम्प्ट नहीं किया कि पाकिस्तान में भी वबा आएगी। हम समझे कि पाकिस्तान में शायद इसका इम्पैक्ट ना आए और हमें शायद वैक्सीन की ज़रूरत ना पड़े, या ज़रूरत पड़े तो हमें शायद WHO के जो ऑर्गन हैं डोनेशन के, गावी वगैरह, इनसे डोनेशन आ जाएगी तो हमें ख़रीदनी ना पड़ेगी। इसलिए आप ये देखें कि जो बजट या फंड मुख्तस किए गए वो इस साल मार्च अप्रैल में उसकी गुफ्तगू शुरू हुई और उसके फंड मुख्तस किए गए वैक्सीन ख़रीदने के, जबकि ये वबा पिछले साल 18-19 में आ चुकी थी वबा, और दुनिया के तमाम मुल्कों ने इसकी एडवांस पेमेंट करना शुरू कर दी थी। हमें पता है कि जैसे मिसाल के तौर पे तमाम एडवांस कंट्रीज़ ने अपने जितनी पॉपुलेशन है उससे डबल की ऑर्डर प्लेस कर दिए कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है बूस्टर डोज की भी। तो इस वजह से दुनिया ने इसकी ख़रीदारी कर ली। पाकिस्तान में हम हेजिटेंट रहे
मे भी कोई वजह हो सकती है, कोई खौफ की वजह हो सकती है, क्योंकि हमारे कुछ और फिनोमेना भी चलते रहते मेरी हैं। कैसे साहब आपसे बात हुई थी इससे अच्छा, पहले इस बात फिर पे हमारे नैब वगैरह का, लेकिन अब तो 13 मिलियन डोजेस का फाइजर का इन्होंने दे दिया है, ये कहते हैं हमारा मुआहदा हो गया, हमें साल के आखिर तक आएगी, तो ये खौफ वाला एलिमेंट तो अब खत्म हो गया इसका देखिए मतलब। दूसरा हमारे साथ जो डायलेमा है कि हमने कभी भी इतने पोलियो वैक्सीन एक मेजर हमारा वैक्सीनेशन का कंपोनेंट रहा है लाइफ में। पहले MMR वगैरह इस तरह की वैक्सीन लगती थी, लेकिन पोलियो वैक्सीन तो आज तक चल रही है। वो हमारे पास उसकी लॉजिस्टिक है, लेकिन उसके लिए भी इतना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है या स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। वो आपको पता है कैरी करते हैं हमारे जो लेडी हेल्थ वर्कर या वैक्सीनेटर जितने भी हैं दूर देहात इलाकों, इसलिए इतना उसका टेम्परेचर कर, जबकि जितनी भी वैक्सीन अब तक आई हैं उनके लिए आपको प्रॉपर रेफ्रिजरेशन की 2 to 8 की है, -20 की रिक्वायरमेंट है। फाइजर की वैक्सीन -20 वाली है, स्पुतनिक -20 वाली है। तो ये सारी वैक्सीन इतनी हमारे पास कैपेसिटीज नहीं है रखने की, तो प्लानिंग ये हो रही होगी बैक ऑफ देयर माइंड जो भी हमारे प्लानर हैं। मैं तो आई एम जस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको ये भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में स्टोरेज की कैपेसिटी भी नहीं है, कहाँ रखेंगे। अच्छा, फिर पाकिस्तान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है माशाल्लाह, उसमें तकरीबन सैकड़ों शहर हैं। कराची जब कर चलना शुरू करें तो गिलगित बल्तिस्तान तक कितने शहर हैं, हर जगह हर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो वहाँ क्या स्टोरेज कैपेसिटीज़ के कंसर्न थे। कराची में चले हमारे पास शायद हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद वगैरह में हो, लेकिन बाकी छोटे छोटे शहर में तो वैक्सीनेशन लेकिन टू समिट अब ये मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंस है, लैक ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग फेलियर है, या ये फेयर है, ये क्या है ये मतलब अगर आप कैसा वैसा सम अप करें ना, इसको एक जुमले में बताएं क्या है ये। मैं लैक ऑफ प्लानिंग कहूँगा, क्योंकि दुनिया जब प्लान कर रही थी, एडवांस पेमेंट कर रही थी वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को, तो हम सोच रहे थे, हम सोचते रहे, और इसीलिए जिसका नतीजा ये निकला कि बार बार ये शॉर्टेजेस को हमें भुगतना पड़ रहा है। और जिस पैमाने पे हमें, जैसे दुनिया भर ने क्या किया, वॉक इन सेंटर्स बना दिए, मोबाइल वैन चला दी वैक्सीनेशन की, जहाँ जहाँ कैपेसिटी नहीं थी एयर कंडीशन वैन चला दी। इससे लोगों को जो मुश्किलात हुई वो भी हम सुना देते हैं। जो ये जिस दौरान ये सब अमल हुआ, जब वैक्सीन सेंटर्स बंद हो गए, यहाँ पे सिंध में संडे को बंद हो गया, तो अवाम की राय इस बारे में क्या थी, लोग क्या कह रहे थे, ये उस वक्त क्या इस वक्त सिनेरियो था, कितना मुतासिर हुआ ये पूरा अमल, ये जरा सुनते हैं, आपको सुनाते हैं कि लोग क्या कह रहे थे। लेट्स सी। वैक्सीन करवाने के लिए आया था, मैंने यूएस से जाना था, लेकिन यहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कहा गया कि 1 हफ्ते के बाद आप आएँ तो फिर आपकी वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2-3 ये हेल्थ हॉस्पिटल देख के आया हूँ, पर कहीं पर भी कोई वैक्सीन नहीं है। यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ का बंदा कह रहा है कि यहाँ पे वैक्सीन नहीं है, तो ये तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम होगी। हमें नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारी सैलरी तक रोक दी जाएगी। अब हम अपने ऑफिसरों से कहना चाहते हैं कि अब हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे वैक्सीन नहीं है, अब हम क्या करें। सुबह से इधर जा रहे हैं, वो बोलते हैं, कभी बोलते हैं 2 घंटे बाद आओ, कभी बोलते हैं हफ्ते बाद, सोमवार के दिन आना, अभी बोल रहे हैं कि जब आएगी हम आपको मैसेज करेंगे। इधर आए तो इधर जलील कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो है ना अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप 1 हफ्ते के बाद दोबारा आए। तो ये इमरान खान से हमारी अपील है कि आप जो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान, ये ओवरसीज़ पाकिस्तान देखकर यहाँ पे कैसे जलील हो रहे हैं। यहाँ मैं आया हूँ, इन्होंने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन ख़त्म हो गई है, तो हमें वहाँ से आने में भी इतना टाइम लग जाता है, अभी फिर जाएंगे खामखा। तो इनको पहले से चाहिए कि वही वैक्सीन दस्तयाब हो कि आदमी परेशानी से बचें। ये आपको बताते चलें कि ये हालात जो थे 2 दिन कबल यानी इस हफ्ते शुरू होने के बाद बेहतर हुए हैं, क्योंकि वैक्सीन आई है, जिस तरह हमने आपको शुरू में बताया है। कैसे सजाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या मौक़िफ़ रखती है? ये हुकूमती, क्योंकि अपोजिशन तो कह रही है कि ये हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, अभी भी हम बात ये हो रही है कि प्लानिंग नहीं थी, लॉजिस्टिकली हमने प्लान नहीं किया। आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का स्टांस क्या है इसके ऊपर, वैक्सीन शॉर्टेज पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा स्टांस तो बहुत पहले से है कि हम पाकिस्तान में जो भी काम करते हैं एडहॉक बेसिस पे करते हैं, और जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। प्रॉब्लम यही है कि वैक्सीन का जो हुकूमत ने ऐलान किया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सबको वॉक इन कर दिया गया, और फिर सेंटर भी बहुत बेतहाशा खोल दिए गए। ये मैं तो इसको बिल्कुल अच्छी बात कहूँगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जो डिमांड था वो हुकूमत ने पूरा किया, और आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये डिमांड कर चुका था कि 18 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को वॉक इन कर दें, सबको वैक्सीन लगाएं जितनी जल्दी हो सके, और सेंटर भी बढ़ा दें और टाइम भी बढ़ा दें ताकि हर आदमी को लगे। और हमने ये भी बोला कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उनको भी लगाएं, कैन साइनो जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है उसको लगाया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत ने
ये सारा बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन इनके पास इस तादाद में नहीं थी और उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतने सारे लोग निकल के आ जाएंगे और वैक्सीन लगाएंगे। और ये भी मैं आपके तवज्जो से तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने 12 रिक्वेस्ट की आवाम से कि जी वैक्सीन जरूर लगाएं, और क्यों लगाएं ये भी लोगों को बताते रहे कि जी आप जब तक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर ये दुकान का चलना, मार्केट का चलना, कारोबार का चलना, स्कूल का चलना, शादी हॉल का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमें एक वेव के बाद दूसरी वेव का सामना करना पड़ेगा, चौथी वेव और पांचवी वेव। लिहाजा वैक्सीन बहुत जरूरी है। तो लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और लोग आए, दूर दूर दराज से लोग आए। बल्कि मैंने देखा है कि कोयटा में जो सेंटर बना था, लोग तुरबत में एक सेंटर भी नहीं है वैक्सीनेशन का, आपके शायद नॉलेज में नहीं होगा। इसी तरह से पंजाब के बहुत सारे पेरिफेरी से लोग आते रहे और पता चला कि जी वैक्सीन नहीं है। ये मैं समझता हूं कि देखें जब इस तरह की सिस्टम होता है, मेरी फैसल सुल्तान साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि ये डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन वैक्सीन 21 तक आ जाएगी। तो आज बात सही थी, उनकी वैक्सीन आ गई, लेकिन इस 2-3-4 दिनों के अंदर लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है वो मैं समझता हूं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात हुई है। मैं समझता हूं कि इसका एक सिस्टम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी वैक्सीन है, कितने दिन की वैक्सीन है, और अगर उसमें कमी है तो लोगों को पहले से ही इतला दे दी जाए कि भाई 2 दिन 3 दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेगा, ताकि लोग जो है वो वैक्सीन लगाना चाहते हैं, जा रहे हैं वैक्सीन में, और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में वो बेचारे वहां काफी देर वेट करके और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मैं समझता हूँ कि ये आपने बिल्कुल बात की, लेकिन इसमें एक सवाल इस पता है कैसे साहब, अगर आप याद दें, क्योंकि ये बात मैं रफीक हनानी साहब से पूछना चाहूंगा इससे पहले कि शुमाइल साहब की तरफ जाऊं। बहुत से लोगों ने हमें लिखा कि वैक्सीन नहीं मिल रही, जो सेकंड डोज की डेट आ चुकी है, किसी की 28 दिन थी सेकंड डोज, किसी की 21 दिन थी, जो साइनोफार्म साइनोवाक। तो सर अगर इसमें टेक्निकली आपके प्रोफेशन के लिहाज से डिले हो रहा है तो लोग, अगर वो पहली वैक्सीन ज़ाया हो जाती है, क्या होता है इसका प्रोसीजर रफीक हनानी साहब? जी देखें, एक तो ये है कि मैं बड़ी वजाहत के साथ कहना चाह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पहला डोज लगाया है और सेकंड डोज की आपकी जो भी डेट है वो मिनिमम डेट होती है, मैक्सिमम जो है ना 6 महीने तक आप लगा सकते हैं सेकंड डोज, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। यानी आपके अगर फ़र्ज़ करें कि आज की तारीख में सेकंड डोज की डेट दे दी गई है और आपको सेकंड डोज जो है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद भी लगती है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर सेकंड डोज उस वैक्सीन की नहीं लगती जिसकी पहली डोज लगी थी तो पहले तो ये मेरी बात जरा सी अधूरी रहेगी कि एनसीओसी ने आज उसकी गाइडलाइंस चेंज भी कर दी हैं। अच्छा। और जो पहले हम 3 वीक्स और 4 वीक्स पे जो वैक्सीन का सेकंड डोज लगा रहे थे, तो अब बाकायदा एनसीओसी ने इसको 6 वीक्स पे कर दिया है कि सेकंड डोज जो है वो कम से कम 6 हफ्ते के बाद लगेगा। 6 हफ्ते के बाद से लेके 6 महीने तक आप कभी भी लगाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा तकरीबन उतना ही हो जाएगा। सही। तो इस बात में परेशानी की कोई बात नहीं है। दूसरा ये है कि वैक्सीन हम मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहला डोज आपको साइनोफार्म का लगा है, दूसरा साइनोवैक लग सकता है, नहीं लग सकता। जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी तक जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आप सेम डोज जो है ना वो लगाएं, सेकंड वैक्सीन का सेकंड डोज जो है वो सेम लगाएं जो कि पहला लगाया है। लेकिन अब जो जदीद स्टडीज़ आ रही हैं, रिसेंटली बहुत सारी स्टडीज़ दुनिया भर में हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर एक वैक्सीन आपने लगाया है जो दूसरा वैक्सीन का सेम डोज आपको नहीं मिलता, तो आप दूसरा वैक्सीन का डोज लगा सकते हैं, बशर्ते कि जो आपका जो दूसरा डोज लगा है और जो पहला डोज लगा है वो एक ही टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप हुआ हो। अच्छा। जैसा कि साइनोफार्म है, साइनोवैक है, इनएक्टिव वैक्सीन है जो। जी बिल्कुल इनएक्टिव, आपने बहुत सही लफ्ज़ यूज़ किया उसके लिए। तो वो आप इसको हम कहते हैं मिक्स कर सकते हैं डोजेज़, कि एक डोज उसका लग गया, दूसरा डोज आप दूसरे का लगवा लें। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक है। इस ब्रेक के बाद और अहम सवाल आपके साथ हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आज तफसीलन हम वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से और उसमें जो खलल आया था रिसेंटली, उस खलल के हवाले से उन फैक्टर्स को बेनकाब कर रहे हैं। वाज़े तौर पर जो अब तक हमारे मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू हुई है उसमें लैक ऑफ प्लानिंग एक वजह नज़र आती है कि हम प्लान नहीं कर सके कितने लोग आएंगे और क्या, और इकदाम जो अनाउंस हुए थे उसके बाद जो एकदम रश बढ़ा, सैलरी ना मिलने का सरकारी एम्प्लॉइज़ को, फिर कुछ और भी इकदाम सिम ब्लॉक करने का, जिसकी वजह से लोग एकदम सेंटर्स पे आना शुरू हो गए। एक हमने स्टडी की और हमने देखा कि किसी और मुल्क में
करें, क्योंकि यहाँ पर ये बात तो दुरुस्त है कि शायद यहाँ पर और पेनल्टीज भी हों तो वैक्सीनेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, लेकिन बाहर के ममालिक में बहुत से इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने अमेरिका की कुछ रियासतों के हवाले से कुछ तफसीलात हासिल की। ओहायो के अंदर वहाँ के गवर्नर ने अनाउंस किया कि एक जो वीकली $1 मिलियन का प्राइज़ दिया जाएगा लकी ड्रॉ में उन तमाम सिटीजन्स को जो वैक्सीनेटेड होंगे। इसी तरह से मैरीलैंड में स्टेट एम्प्लॉयज़ को ये कहा गया कि जो $100 यानी उस एम्प्लॉय को मिलेगा जो 2 डोजेस लगवा चुका होगा यानी फुली वैक्सीनेटेड होगा, उसको $100 दिए जाएंगे। इस तरह का इंसेंटिव रखा गया। फिर न्यूयॉर्क के अंदर जिनको वैक्सीन लगती है या इस वक्त जो दोनों वैक्सीन लगवा लेते हैं उनको एक मेट्रो कार्ड दिया जाता है, 7-डे मेट्रो कार्ड, और उसको टिकट्स भी दिए जाते हैं बेसबॉल गेम के हवाले से। इंडोनेशिया के अंदर हमने सुना कि चिकन दी जा रही है जो वैक्सीन लगा रहे हैं उन लोगों को। तो बहुत से इंसेंटिव्स अनाउंस हो रहे हैं। तो मैं शुमाइल साहब आपसे पूछना चाहूँगा, इंसेंटिव्स या पेनल्टीज, व्हाट शुड बी द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट? देखिए, बात यह है कि असूली तौर पे तो इंसेंटिव हमेशा बेहतर होता है, और अगर हम देखें तो कैन-साइनो की जो यहाँ ट्रायल हुए थे उसमें भी इंसेंटिव्स दिए गए थे। जो लोग उसमें ट्रायल में शामिल थे उनको कुछ ना कुछ उसके पैसे मिलते थे। तो इसी तरीके से 18,000 लोगों को हुआ। तो इसी तरीके से इंसेंटिव शुड ऑलवेज वर्क। लेकिन अब तो खैर एक डायरेक्शन ले ली है। जो सबसे अहम चीज़ है कि जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, उसका रुझान कम हुआ है, इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। और एक चीज़ समझने की है कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे मिडल ईस्ट से यहाँ पर आए हुए थे, उनकी जॉब्स खत्म हो गई। अब जो उनकी मार्केट्स खुल रही हैं उन वो वापस जाना चाह रहे हैं। तकरीबन 80,000 से 85,000 के करीब लोग हैं यूएई और मिडल ईस्ट से जो वापस जाना चाह रहे हैं। उसके अलावा भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के जो हैं, जो स्टूडेंट्स ने जाना है गर्मियों की छुट्टियों के बाद फॉल के लिए, तो ये तमाम प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं। गवर्नमेंट इस तरीके से ऑर्गेनाइज अगर करे कि कुछ लिंक्स क्रिएट करे जिसमें जिन लोगों ने ट्रैवल करना है वो अपने जो दस्तावेजात हैं वो वहाँ पे अपलोड करें, ताकि उनको पता चले कि एग्जैक्टली कौन कहाँ पर है और वो कहाँ जाके लगवाना चाह रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत जिसे कहते हैं एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। और याद रखें कि हम ये तो कोविड है ना, कोविड से पहले भी जो हमारी वैक्सीन है उनमें अक्सर शॉर्टेज रहती है। कभी टेटनस की शॉर्टेज होती है वैक्सीन की, हमें पता चलता है, कभी पता चलता है टाइफाइड की नहीं है, पिछले साल फ्लू की थी ही नहीं पूरे मुल्क में। तो ये बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सप्लाई चेन के एक्सपर्ट्स हैं, वो मौजूद नहीं है। और पोलियो क्यों कामयाबी से चल रहा है? क्योंकि गावी और दुनिया के जो और WHO की तरह के जो और इदारे हैं उनके वो एक्सपर्ट्स हैं जो खरीद रहे होते हैं और वो आगे तरसील कर रहे होते हैं, फिर हमारे सिस्टम में वो आ रही होती है। इसके अंदर कम से कम 3 इसको हिस्सों में अगर डिवाइड करें, यानी एक हिस्सा वो है जो इस वक्त अगर हमारे पास रोज के हिसाब से 3 लाख या 4 लाख के करीब भी अभी लग रही थी, तो अगर हम इस हिसाब से करें तो हमारे पास 1 करोड़ डोजेस तो इस वक्त मौजूद होनी चाहिए। 1 करोड़ डोजेस हैं जो कि इस वक्त यानी कि ऑन राउट होने चाहिए, यानी कि वो क्लियरेंस में आने चाहिए, और एक वो होने चाहिए जिनका ऑर्डर्स प्लेस किए जाएं। तो जब तक हम इस तरीके से इसको प्लान करके नहीं चलेंगे तो फिर इस किस्म के जो हैं वो आपको अचानक जो है ना शॉर्टेजेस आते रहेंगे, और उसके नतीजे में जो है बदमज़गी भी पैदा होगी और कंफ्यूजन भी होगी। गवर्नमेंट को बेसिकली जहां पर उन्होंने ये एक्सपर्टीज हासिल कर ली है प्लानिंग के हवाले से कि कितने रोज डोजेज हो रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, अब इसके अंदर भी कुछ एक्सपर्ट्स को शामिल करें जो इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हों और वो उनको सही गाइड करें। सही। और आप कहते हैं कि इंसेंटिव्स या पेनल्टी, तो आप कहते हैं इंसेंटिव्स बेहतर हैं, लेकिन पेनल्टी जो पाकिस्तान में है तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेप और होने चाहिए मजीद। जाहिर बात है, सारा ताल्लुक जो है वो तो एक्सपेंडिचर पे है ना। अगर हम देखें कि पिछले साल 150 मिलियन खर्च हुए थे, 150 मिलियन से तकरीबन 11 मिलियन हमने डोजेस खरीदे, बाकी हमें कुछ जो हैं वो चाइना से मिले और कुछ कोवैक्स से आए। तो अब अगर तकरीबन उसी अगर हम तनासुब से देखें तो अब जो पैसे हुकूमत ने बजट में मुख्तस किए हैं $1 बिलियन, वो अब खर्च होंगे, हम ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो वो आएंगे। अगर आज हम वो उनको यहाँ से मोबिलाइज करें तो उसमें कुछ ना कुछ ब्रूइंग टाइम होगा। तो ये पॉइंट है, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ फिर मसाइल आएंगे। ठीक है, मैं कैसर वही साहब आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने कुछ रियासतों की बात की, बहुत से मुल्क में इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, यहाँ पर पेनल्टीज की बात की गई है और लोगों ने अप्रिशिएट किया है, ये होना चाहिए कि सिम लॉक ये सब कुछ लागू में खौफ पैदा हो, लोग जाएं सैलरीज की वजह से। सीएम का इनिशिएटिव बहुत उम्दा लोगों ने करार दिया। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स किस आपको क्या लगता है, पेनल्टी या इंसेंटिव्स, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? कैसर वही साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि अवेयरनेस इज़ द बेटर ऑप्शन, कि लोगों को बताया जाए कि वैक्सीन लगाने के क्या फ़वाइद हैं। ये उन मुल्कों में चाह जाते हैं जहाँ मादी ज़रूरियात ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। हमारा मुल्क दूसरी नौइयत का है, हम ईमान की हद तक रहते हैं, अल्लाह पे तक़वा करते हैं, लेकिन इसके लिए मोटिवेशन ज़्यादा बेहतर है। लालच मैं नहीं समझता, लालच या सज़ा ये ज़रा कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इंसानों की जान बचाने की बात कर रहे हैं, हम इंसानी जान बचाने की बात कर रहे हैं, हम उनके अपने रिश्तेदारों की जान बचाने के। आप देखें कि पिछले 1.5 साल में कितने घरानों में उनके कमाने वाले लोग
अल्लाह को प्यारे हो गए कोरोना की वजह से। कई बुजुर्ग चले गए, कई बड़ी अहम शख्सियात चली गई, कोई साइंसदान चले गए, कोई एक्टर चले गए जो आर्ट एंड कल्चर के परवरदा थे। लेकिन बदकिस्मती से हम जो मोटिवेशन करनी चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे जो रिलीजन स्कॉलर हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मस्जिद के आइमा कराम हैं, मुफ्ती हजरात हैं, मुफ्तियान सा हजरात हैं, इनको इन्वॉल्व करना चाहिए और इनके ज़रिए एक मोटिवेशन कैंपेन बड़े लेवल पर चलानी चाहिए, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ और सब अर्बन एरियाज़ में। शहरों में तो हमने देखा है कि लोगों को हेजिटेंसी कम हो गई है, इसका नतीजा आपने देखा कि कितनी जल्दी शॉर्टेजेस हुई, लेकिन रूरल एरियाज़ तक अभी तक वो कैंपेन नहीं पहुंची। बवजह एक तो अवेलेबिलिटी इशू है क्योंकि वहाँ स्टोरेज कंडीशन का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि पाकिस्तान की आर्मी के पास आर्मी एम्बुलेंसेज होती हैं और हर जगह उनके पास बेताशा एम्बुलेंसेज होती हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसफ़र करके उनके ज़रिए वैक्सीनेशन करवाई जाए, टेंट लगा के कुछ भी जगह ठंडी जगह के जाके लोगों को धूप में खड़ा ना होना पड़े या धूप में बैठना ना पड़े, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। तो जब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे, अवेलेबिलिटी एंड मोटिवेशन ये दोनों साथ साथ चलेंगी, तब तक हमारे पाकिस्तान में जो एक 70% एक साल के आखिर तक का टारगेट रखा है कि हम पाकिस्तान की 70% आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे, वो ज़रा मेरे ख्याल में बहुत एम्बिशियस प्लान लग रहा है। हाँ, अगर ये तमाम चीज़ें हम करते हैं, अवेलेबिलिटी करते हैं और मोटिवेट करते हैं, मैं नहीं समझता कि किसी को 100 रुपये या 200 रुपये दे के उसको वैक्सीन लगाने पे, लेकिन हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जान बचाने तो अवेयरनेस इज द की आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। लेट्स से ब्रेक ओवर हियर। इसके बाद जो फंड्स ट्रांसपेरेंसी के हवाले से ऑपोजिशन ने सवाल उठाए, मैं सबका ओपिनियन लूंगा कि क्योंकि ऑपोजिशन कह रही है कि तहकीकात होनी चाहिए, जो उन्होंने फंड्स रखे थे मुख्तस किए थे कि खर्च किस तरह हुए, क्या हुए भी या नहीं हुए। बड़े अहम सवालात हैं वैक्सीनेशन की प्रोक्योरमेंट के हवाले से भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम हकायक के हवाले से सवाल उठा रहे हैं कि जो खलल आया था वैक्सीनेशन की सप्लाई में, शहरी मुतासर हुए, तमाम तकरीबन अर्बन सेंटर्स में तो बिल्कुल हमने देखा, आपने आवाम की राय भी सुनाई, और हम ये पूछ रहे हैं आखिरकार सवाल उठा रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी साथ है, फार्मर्स एसोसिएशन के लोग भी हैं और इसके साथ डॉक्टर्स भी, कि आखिरकार इस खलल की वजह क्या थी और आगे इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए हुकूमत को। ट्रांसपेरेंसी का जिक्र हुआ है, फंड्स के हवाले से कुछ एक खौफ का जिक्र भी इस वक्त बार बार कैसर वही साहब ने भी किया है कि कुछ खौफ सा भी है ब्यूरोक्रेसी में कि वैक्सीन की खरीदारी के ऊपर। अब तो फाइजर की 13 मिलियन डोजेस की बात भी हुई है, स्पुतनिक भी 10 मिलियन डोजेस गवर्नमेंट खरीद रही है। लेकिन कैसे साहब ये मुझे बताएगा कि ये जो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी का इशू है, ऑपोजिशन भी कह रही है कि फंड्स मुख्त कोरोना रिलीफ पैकेज के 1200 अरब उसकी तहकीकात होनी चाहिए, फिर ये भी कि अभी जो दवाओं की वैक्सीनेशन की खरीदारी के लिए जो फंड्स थे उसकी भी ट्रांसपेरेंसी है नहीं है, गवर्नमेंट बताए। तो ये पीएमएस पे क्या स्टैंड रखती है? क्या दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कैसे खरीदारी हो रही है, कितनी हो रही है, कितनी सप्लाई बची है, कितनी और दिन की खरीदी है हुकूमत ने? देखिए, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई है, लेकिन आप शायद ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो हर चीज़ में होनी चाहिए, ये तो बड़ा ज़रूरी है और हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, खासकर फंड्स के बारे में। लेकिन अभी हमें कोई सच, हम तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एज ए नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके फंड्स के बारे में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा जो जरूरी है वो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, वैक्सीन को हमारी डिमांड है कि रोज़ाना 5 लाख से 6 लाख अफराद को लोग वैक्सीनेट करें, तो कहीं जाकर हम अपने आवाम को 70 से 75% लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे और हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। जब ये हो जाएगा तो फिर आप तमाम अपने रोजमर्रा के कारोबार खोल सकेंगे। हमारा ये एक इम्पोर्टेंट है, आवाम को इससे गर्ज नहीं है कि जी क्या चीजें हो रही, हम आप इससे गर्ज जरूर है कि जी आपका वैक्सीन की सप्लाई रुक गई और वैक्सीन जो है वो लोगों को नहीं मिली, तो इसकी रीजन जरूर पता होनी चाहिए लोगों को कि इसकी क्या वजह थी, वैक्सीन खत्म क्यों हुआ, वैक्सीन में शॉर्टेज क्यों हुई। ये बात मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, लोगों को मालूम होना चाहिए। बाकी ये कि वैक्सीन का जो
जो लगाने का सिस्टम है, जो इसकी जो जगह जगह पे जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके सेंटर्स बढ़ा दिए जाएं, वो जारी रहना चाहिए। वैक्सीनेट करें जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को, उतना ज्यादा हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल करेंगे। हमारा ये पॉइंट है। और इसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रीजन बताए और उसका उसके बारे में ठीक है। लेकिन मैं ट्रांसपेरेंसी से एक सवाल ज़हन में आया सर, कैसे साहब कि मेरे पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खतूत भी मौजूद हैं जो स्पुतनिक के हवाले से जब इंपोर्ट हो रहा था तो उन्होंने लिखा था। कैसर वही साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि उस पर बड़ा मामला हुआ था कि रेफरेंस प्राइस क्या है, इंडिया से कंपैरिजन हुआ था उसका कि इंडिया में इतने का है, फिर बाकायदा इतने अरब रुपए का स्कैम लग रहा था बाज़ाहिर, तो कि पता नहीं एक लेटर बना के बाकायदा भेजा गया था। तो अब फाइजर की इंपोर्ट के हवाले से रेफरेंस प्राइस आ गई है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर भी इंपोर्ट कर सकता है? कोई कर रहा है प्राइवेट सेक्टर से? कैसर वही साहब, आई थिंक ये स्टेट टू स्टेट मैटर है, जिसमें रेफरेंस प्राइस काम नहीं करती। अच्छा। ये स्टेट टू स्टेट मैटर है। हुकूमतें आपस में फैसला कर रही हैं कोई चीज़, वो हुकूमत से और हुकूमत कंपनी से मुआहदा कर रही है। ये स्टेट लेवल के मामलात हैं। ये आम आदमी जो रेफरेंस प्राइस है वो इंडिविजुअल जो कंपनियां पाकिस्तान में जो इंपोर्ट करना चाह रही थी उनके लिए वो लागू थी। तो कोई कर रही है स्टेट के लिए नहीं। फाइजर कोई कर रही है इंपोर्ट कंपनी? नहीं, अभी नहीं मेरे ख्याल। जो सिर्फ स्पुतनिक का अलाउ किया था जो कंपनीज को शुरू में किया था, अब सब स्टेट, अब स्पुतनिक तो मेरे ख्याल में 3-4 दिन में आ जाएगी। 1.5 लाख डोजेस आ रहे हैं और उनकी स्टोरेज का भी अरेंजमेंट हो गया है कराची में ही। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो परचेज़ की है तो वो मेरे ख्याल में आ जाएगी 1-2-4 दिनों में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब प्राइवेट पार्टीज़ का दौर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में दोबारा मुश्किल ही आए। अच्छा, अब नहीं आएगा? मेरे ख्याल में नहीं आएगा क्योंकि हमारी हुकूमत अब बड़ी एक्टिवेट हो गई है, बड़ी एक्टिविटी दिखा रही है। और आप ये देखें जितनी तेज़ी से लोगों को 1-1.5 महीने के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा और एक्टिविटी दिखाएं और प्लानिंग के साथ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को ज़रा समझ लें और अरेंज करें तो ये टारगेट जो हमारा 70% आबादी का है दिसंबर तक, ये अचीव हो सके। और रफ़ीक हनानी साहब, आप कह रहे थे ब्रेक में कि कुछ और भी सप्लाई चेन पे फैक्टर्स थे जिसका हमने अभी जिक्र नहीं किया, डिस्कशन में नहीं आया, तो प्लीज़ आप अगर हाईलाइट कर सकें कि और कौन से मामले थे इसकी वजह से ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई थी रिसेंटली? देखें, जो कोवैक्स प्रोग्राम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान को जो है वो 170 लाख डोजेज जो है ना वो हमें प्रोवाइड करेंगे बाय द एंड ऑफ जून। लेकिन समहाउ वो प्रोवाइड नहीं हो सके। उसके पीछे रीजंस जो थे, इसमें एक इंडिया में जो एपिडेमिक जो है ना उसका एक हाई प्रोपोर्शन पे चला जाना जो था ना, जिसकी वजह से इंडिया में से रिफ्यूजल होना शुरू हो गया कि वो वैक्सीन्स नहीं बना सकते या किसी और मुल्क को नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि पाकिस्तान की कैलकुलेशन जो है ना उसको ख़राब किया, जिसने डिस्टर्ब किया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत फेडरल लेवल पर भी और सिंध के प्रोविंस के लेवल पर भी जो है ना वो काबिल तहसीन है कि आवाम को जो है ना वो वैक्सीनेट कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। अलबत्ता चूँकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और ग्रेजुअली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जैसा कि कैसर सज्जाद साहब ने कहा कि 6-7 लाख, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन 2 मिलियन डोजेस जो है ना वो डेली एडमिनिस्टर करने की कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे जो है वो उस मामले में गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि अब सप्लाई चेन जो है वो उस तरह से मैनेज की जाएगी कि 2 to 3 मिलियन डोजेज जो है ना वो डेली अवेलेबल रहेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो मैं समझता हूँ कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुँच सकते हैं। सही। और शुमाइल साहब, आप लास्टली कुछ कहना चाहें क्योंकि वैक्सीनेशन के हवाले से आइंदा ऐसा ना हो, आपको नज़र आता है कि अब सद्देबाब हो गया इसका या फिर ये शॉर्टेज फिर आ सकती है? क्योंकि कई लाख ये तो बता रहे हैं 2 to 3 मिलियन इस महीने के आखिर तक आ जाएंगी, बट विल इट बी इनफ? क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 1 करोड़ होनी चाहिए हमारे पास स्टैंड बाय में। नहीं, देखिए, अगर 5 लाख डोज रोजाना लग रही है तो आपको तो महीने की 1 करोड़ से ज्यादा डोजेस चाहिए ना। तो अभी मिस्ड अपॉर्चुनिटी ये है कि पाक पैक जो पाकिस्तान में बन रही है उसकी कैपेसिटी 3 मिलियन की है, तो उसको पूरा
करें। अभी जिस तरह मिनिस्टर साहब ने, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी अपने उसमें मैसेज किया, ट्वीट किया कि जी 4 लाख उसका रॉ मटेरियल आ रहा है, तो वो इसको थोड़ा सा स्टेप अप करें, परचेजिंग जो प्रोक्योरमेंट उसको स्टेप अप करें और जो पैसे मुख्तस किए हैं उनको जल्दी अवेलेबल कराएं। ये भी रिपोर्ट हुआ था, आपने जिक्र किया कैंसाइनो का, फॉरवर्ड बाइंग नहीं करेंगे जी इस्माइल साहब। एक और बात ये भी जिक्र हुआ था, कैंसाइनो जिनको लग रही है उनको मैसेज ये आ रहा है कि आपने एक ही डोज लगवाई है, 2 डोज नहीं लगी तो उनको सर्टिफिकेट, इस तरह के भी रिपोर्ट हुई है यहाँ पे कराची में। हमने देखा है कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट, वो तो फिर हुकूमत को रीएडजस्ट करने की जरूरत है नादरा के साथ, सिस्टम के साथ। जो कैंसाइनो है उसकी सिंगल डोज है या पाक वक्त की सिंगल डोज है, तो वो रीएडजस्ट करने की जरूरत है। लेकिन हर सूरत हुकूमत को इसमें ना फॉरवर्ड फुट पे आके और फॉरवर्ड बाइंग करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए और स्पीड अप करना चाहिए। और चूंकि इसमें ज्यादातर रेफ्रिजरेटेड है तो इसमें इतना मसला नहीं होगा। सेंटर्स बढ़ाएं और उसकी अवेलेबिलिटी और सप्लाई चेन जल्दी बाइंग करें ताकि टाइमली वो लगती रहे, वरना फिर ये टाइम फिर 6 महीने 7 महीने में पूरा नहीं कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर मैक्सिमम हम लोगों को कवर करें। कराची में भी बहुत जल्द कैंसाइनो की फिलिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ, पाक जो वैक है, पाक वैक है कराची में, डॉज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कि ऑलरेडी बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बन गया है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि कराची में भी डॉज यूनिवर्सिटी में फिलिंग शुरू कर दे कैंसाइनो को। इस तरह हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है NIH और डॉ की मिलके 2 लाख जो वायल्स हैं या डोजेज हैं वो पर डे अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्योंकि ये इस वक्त लिखा है, जो इस वक्त NDMA से भी हमने पूछा था, उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस 400,000 पाक वैक्सीन वुड रीच पाकिस्तान बाय द एंड ऑफ जून। तो यानी 4 लाख वैक्सीन का रॉ मटेरियल भी आ जाएगा इस वक्त पाक बनाने का शहर पाकिस्तान में इस वक्त ओवरऑल। तो आप बता रहे हैं कि कराची में भी सहूलत शुरू हो चुकी है। मैं आप तमाम मेहमान हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर कैसर वही साहब, डॉक्टर कैसर सजाद साहब, डॉक्टर रफ़ीक खनानी, इस्माइल दाऊद साहब, जो आज अहम अपना वक्त कीमती देकर पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के मसाइल के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू हुई कि क़िल्लत आखिर हुई क्यों, सद्देबाब क्या है, मुस्तकबिल में ऐसा ना हो उसके लिए क्या इस वक्त करना चाहिए, फिर जो टेक्निकल सवाल लोगों के जहनों में, पहली डोज दूसरी डोज डिले कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, क्या गाइडलाइंस हैं NCOC की और हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।